नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। तीरथ जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आपको। नमस्कार। पहली बार दर्शन हो रहे हैं आपके, बातचीत हो रही है। मैं समझ रहा हूं कि आप बड़ी कठिनाई में वहां पर एक बार बताओ, गंगा मैया जो हमारी है सारे हिंदुस्तान की, सारे हिंदुओं की, वो आपके प्रदेश में कुंभ होने से बदनाम क्यों हो गई थी कि आप सुपर स्प्रेडर आपने बना दिया और सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आपके बारे में लिखे जा रहा है कि आपने कुंभ को अपनी प्रेस्टीज बना लिया, जिससे सारे देश में इतनी भयावह जिसको कहते हैं वेग हो गई है। प्रभु जी, माँ गंगा एक पूजनीय है और सभी उसको पूजते हैं, और उसका तो देश और विदेश में भी जो गंगा की अविरल धारा और उसको लेकर के लोग हरिद्वार आते हैं, सदियों सदियों से आते रहे हैं। लेकिन कुंभ एक विशेष तिथियों पर ही होता है, और वो केवल तत्काल नहीं, तो वो बहुत पहले से उसकी तिथियां निकाली जाती हैं। और ये हमारी हिंदू पद्धति में भी है कि बिना तिथि के, बिना उसके नहीं होता। ऐसे वह कुंभ 12 साल बाद आता है, और लोगों की इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं कि कुंभ हम जरूर नहाएं, इंतजार करते हैं लोग। और उस कुंभ के समय ही बीच में मुझे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बिठाया गया, तो मेरे मन में भी था कि कुंभ दिव्य भव्य दिव्य हो। लेकिन साथ में कोविड भी उसके बाद जो हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि यह जो आज पूरा दुष्प्रचार हो रहा है कि कुंभ के कारण कोविड, कोरोना, ये सारी चीजें, मैं कहना चाहता हूं कि आज हरिद्वार में यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जो देहरादून है, हमारा नैनीताल है, उधम सिंह जिला है, वहां तेजी से है, लेकिन हरिद्वार उन स्थानों पे नहीं है। वहां आज भी स्थिति ज्यादा बढ़कर नहीं है, सामान्य है। और कोविड को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देवभूमि को, हमारे साधु संत जो समाज है, जो पूजनीय है, उनको बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र, यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। आपको लगता है ये दुष्प्रचार जो हो रहा है, ये दुष्प्रचार जो हो रहा है? जी, मेरा कहना है कि जहां ये पहले हुआ कोविड तेजी से बढ़ा, क्या महाराष्ट्र के अंदर कुंभ था? क्या केरला के अंदर कुंभ था? क्या दिल्ली के अंदर कुंभ था? क्या अन्य देशों में, अन्य जो देश भी यदि कह रहे हैं, जो स्टेट कह रहे हैं देश के अंदर, तो मैं कहता हूं तो वहां क्या कुंभ था? जहां की बड़ी तेजी से, प्रभाव से ये बढ़ा। और वहीं से मैं कह सकता हूं कि प्रवासी लोग हमारे यहाँ है। आज यदि थोड़ा बहुत बड़ा है तो उनके कारण हुआ है। और मैं आपको यदि कहना कहूंगा कि जब कुंभ था तो हमने बिना RT-PCR के, नेगेटिव के बिना आने नहीं दिया, और बॉर्डर में ही चेकिंग किया। ऐसे 13,000 वाहन हमने वापस भेजे बॉर्डर से। 13,000 वाहन अंदर नहीं आने दिया बिना नेगेटिव के, पॉजिटिव। हम बार बार कहते रहे कि नेगेटिव RT-PCR लेकर के ही अंदर आए। ये हमने किया। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहूंगा क्योंकि जो आपने किया कि जो आएंगे उनको नेगेटिव होना चाहिए। अखबारों में जो खबरें छपी हैं कि मध्य प्रदेश में 80 लोग गए कुंभ से, वो सारे पॉजिटिव निकले। कई एक महिला बैंगलोर में गई, उसकी वजह से 33 लोग और आ गए। तो आप कहें कि प्रचार दुष्प्रचार जो हो रहा है आपके ऊपर, आपके आंकड़ों पे क्या है? कि आंकड़े आपने कहा कि हरिद्वार जो है जहां पर कुंभ हुआ, जहां पर 70 लाख या 40 लाख जितने लोग आए, आप बता सकते हैं कि हरिद्वार में स्थिति, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से लगता है कि जब शुरू हुआ था कुंभ आपका 31 मार्च के और 24 अप्रैल के बीच में,
आपके यहाँ 1800% केसेस बढ़े, यानी कि 1863 से 31 मार्च को वो 33,330 हो गए 24 अप्रैल को। तो ये आपको बाकी राष्ट्रीय कंपैरिजन में कहाँ लगता है कि देश में हरिद्वार जहां पर सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए थे वहां कितने बढ़े हैं वहां पर? यह कहने में मैं प्रमाण दे सकता हूं, और ये जो कहा जा रहा है ये सरासर गलत है। किसी यानी हरिद्वार से और कोई अन्य अपने शहर तक गया, स्टेट तक गया, उसके बीच में तो आपका एनसीआर पड़ता है, कई शहर पड़ते हैं, तो हम कैसे मान लें कि हरिद्वार से गया तब जाके हुआ? कितने शहरों पार करके वो जाता है और उसके बाद वो अपने शहर में पहुंचा, वो अपने स्टेट में पहुंचा होगा। और उसके बीच में जो स्टेट थे और जो शहर थे वो भयंकर रूप ले चुके थे। आज भी मैं कहूं कि एनसीआर से भी मेरे यहाँ इस कोविड के समय जो पॉजिटिव होते जा रहे हैं, बड़ी स्थिति उनकी गंभीर है, तो हम उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं आज भी। तो चाहे अन्य दिल्ली से गाजियाबाद जगह जगह से। मुख्यमंत्री, आप कहना ये कि आपके प्रदेश के अंदर बाहर से जो लोग आए हुए हैं, एडमिट हुए हैं, वो भी केसों की संख्या बढ़ा रहे हैं? आपके प्रदेश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से आके एडमिट हो गए या बीमार हो गए? जी जी बिल्कुल। मैंने कहा कि आज भी बाहर से लोग पॉजिटिव होकर के और गंभीर स्थिति में लगभग नहीं भी होंगे तो 25% मेरे राज्य में आ रहे हैं। मैं उसमें देहरादून कह सकता हूँ। देहरादून के इर्द गिर्द 3 स्टेट, हिमाचल नाहन है बगल में, पोंटा है बगल में, हरियाणा में आपका जगाधरी है, यमुनानगर है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे शहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, उधर हल्द्वानी में जो जाने वाला है तो मुरादाबाद है, आपका ठाकुर द्वारा है, रामपुर है, बरेली, ये बहुत सारी संख्या 25-30% आज भी हमारे यहाँ आ रही है और हम उनका इलाज कर रहे हैं। मानवीय आधार पे हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, कहीं से भी आ जाए उसका इलाज हमको करना, हम अच्छी सेवा दे रहे हैं। नहीं मुख्यमंत्री, आप ये बताइए आज आपके स्टेट में एक्टिव केसेस कितने हैं? आज यदि मैं कहूं कि हमारे यहाँ जो स्थिति है एक्टिव केसों की, हम अपने लोगों के साथ किसी भी बाहर आने वाले का इलाज कर रहे हैं और 7,000 के लगभग ये हमारा एक्टिव केस है आज की डेट पे। मुख्यमंत्री, आपने, क्योंकि आपका विश्वास है हिंदुत्व में, सबका है, बीजेपी के नेताओं का भी है, आपका जब मुख्यमंत्री के बनने के बाद एक स्टेटमेंट मैंने अखबार में पढ़ा, कितना सच्चा या नहीं है कि आपने कहा कि मां गंगा के स्नान करने से ही कोविड खत्म हो जाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट आपने, कुंभ इज द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, मां गंगा की ब्लेसिंग से यहाँ कुछ भी फ्लो से कुछ भी नहीं हो सकता, इस तरह का स्टेटमेंट दिया, इसलिए कुंभ हुआ वहां पर, ये कहा था आपने। प्रभु जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है और ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये मेरी तरफ कहीं नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। हमने तो बार बार कहा कि लोग आए, स्नान करें, लेकिन नेगेटिव अपनी रिपोर्ट लेकर ही आए। और मैंने कहा ना कि ऐसे 13,000 वाहन हमने बॉर्डर से वापस किए। मैंने कहीं नहीं कहा, नहीं मुख्यमंत्री, ये कभी नहीं कहा कि कुंभ के स्नान करने से कोविड ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहीं नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा। यदि कहीं हो तो मुझे कोई बताए ना। मेरा मुख्यमंत्री जी, आप, मैंने तो केवल नियम पालने की बात की है। नहीं, पर मुख्यमंत्री ये लगता नहीं कि कुछ है, बाकी जी आपने कहा कुंभ की डेट पहले से फिक्स हो जाती है, विश्वास है लोगों का इसके अंदर, परंतु जैसे होली आपने नहीं मनाने दी, बाकी त्योहार नहीं मनाने दिए, ईद नहीं मनाने दी, आपको लगता नहीं था कि कुंभ को भी थोड़ा सा आप प्रिवेंट कर देते कि आप छोटे स्टेज पर करिए, इतने बड़े लोगों को बताने दीजिए? ये क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुत्व का पालन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा आरोप है आपके ऊपर विरोधियों का कि आपको अपने धर्म की बात है, जिंदगी की जान की बात नहीं पसंद। नहीं, हमने ये कहीं नहीं कहा। हमने कहा जान है तो जहान है, और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, माननीय प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए, ये हम कहते रहे, ये दोहराते रहे। नियमों का लगता है जो आपके विरोधी कहते हैं कुंभ है तो जहान है, इतना बड़ा वहां पर कुंभ मेला हो गया, मैंने वहां पर देखा, क्या लगता नहीं था कि आपको कि वहां पर एक सिंबॉलिक कर देना चाहिए था? आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा करना एक थोड़ी गलती थी आपकी? नहीं, मैंने बाद में सिंबॉलिक किया। जब इस प्रकार की स्थिति आने लगी तो उसमें मैंने सिंबॉलिक किया और साधु संतों ने भी उसको स्वीकार, प्राइम मिनिस्टर ने बाद में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाद में कहा तीसरे चरण की, आप उनकी अपील के बाद साधु संत लोग मान गए,
परंतु आपको लगता नहीं कि कुंभ ना होता तो अच्छा था? नहीं, ऐसा देखिए, मैंने कहा ना, ये तिथियां पहले हमारे हिंदू धर्म पद्धति के हिसाब से तिथियां पहले तय हो जाती हैं, और 12 साल बाद होता है। ये 12 साल जब होता है तो उससे पहले ही जो अगला कुंभ होता है तभी तिथियां घोषित हो जाती हैं। बार बार आपके खिलाफ यही चार्ज है कि हिंदुत्व का जान आप आता है बड़ी चीजें, जिससे आपको राजनीति में फायदा हो, कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी हो रहा था, तो आपको इलेक्शन की दृष्टि से इसका कराना जरूरी था। नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, ये तिथियां पहले से ही घोषित थी, और ये मैंने प्रयास किया कि संत लोग माने, लेकिन कुंभ शुरू हो गया था, और मैं जब आया, जब मुझे ये दायित्व दिया गया केंद्र के द्वारा, मेरे नेतृत्व के द्वारा, तो तब कुंभ शुरू हो चुका था। क्योंकि हमारे जो प्लानिंग कमीशन, ये नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने भी कहा कि उत्तराखंड के अंदर कुंभ के दौरान एसओपी का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, मैंने अखबारों में पढ़ा। तो आप वहां पर गए थे मुख्यमंत्री, क्योंकि आप नए नए थे, तो आपको लगता नहीं कि आपके ऑफिसर ने थोड़ा ढीला किया काम और अब कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए, पहली बात तो हमने उसका पूरा पालन किया, और मैंने कहा कि 50,000 के लगभग हम टेस्ट कराते रहे। आज भी हम सबसे ज्यादा टेस्ट करा रहे हैं। यदि कहूं तो मेरा प्रदेश 1.5 गुना अन्य प्रदेशों के बजाय आज टेस्ट करा रहा है। टेस्टिंग हमारे 1.5 गुना ज्यादा है। और उस समय आपकी पॉजिटिविटी रेट कितना है आजकल? कितने टेस्ट करा रहे हैं? उत्तराखंड की पॉपुलेशन के हिसाब से सारे प्रदेशों को मिला करके आप, लगता है लोगों का चार्ज है कि आप टेस्ट भी कम करा रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी भी हाई है, केसेस पर पॉपुलेशन 1000 ज्यादा है, क्या फिगर है आपकी? ऐसा देखिए, आज मैं यदि कहूं, मैंने कहा कि टेस्टिंग हमारे यहाँ लगभग 35-40 से आज भी हो रहे हैं, 1.5 गुना अधिक हो रहे हैं अन्य स्टेटों के बजाय, और 70-75% के लगभग आज जो है मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव आदि ऐसा एक स्थिति है। और जो आज भी यदि मैं बताऊं, ठीक होने का अपना 70% के लगभग रिकवरी भी मैं कह सकता हूं कि आज जो है हमारी। आपके यहाँ वैक्सीन की भी कमी है कि वैक्सीन नहीं आ रही है जितनी चाहिए आप लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ मैं यदि आपको कहूं तो हमने चिकित्सालय भी बहुत बढ़ाए हैं। ऐसे 70 चिकित्सालय कोविड के रूम में हमने परिवर्तन किए हैं, और 2527 ऑक्सीजन बेड भी हमने इस स्टेट में तैयार किए हैं। 607 आईसीयू बेड तैयार किए हैं। 94 वेंटिलेटर स्थापित किए जा चुके हैं, और काम चालू है। आज के दिन पे भी और कुछ लग जाएंगे। ऐसे 345 नए चिकित्सकों की नियुक्ति मैंने हाल ही में की इस कोविड के लिए, 345। और मैं चाहता हूं कि हर जगह हमारा पीएचसी सीएचसी तक भी चिकित्सक पहुंचे, वो हमने पहुंचाया है। आपको लगता नहीं कि बाकी जैसे स्टेट्स में हुआ, आप लोग तैयार नहीं थे, इतनी बड़ी वेव आएगी, आपकी सरकार भी तैयार नहीं थी, आपके यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, जबकि आपके यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी हैं, जिनका इंडस्ट्री है, जिनके पास ऑक्सीजन है, आपने भी ऑक्सीजन की मांग की है। ये सब लगता नहीं है कि एंटीसिपेशन आप सोच नहीं पाए? उसके लिए सरकार तैयार नहीं थी, अफसर तैयार नहीं थे, कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका कोविड का कंडक्ट है वो फॉलो नहीं किया गया। अब सारी सरकार जिम्मेवार नहीं है इसके लिए? सब देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जब पहला वेव था, फर्स्ट वेव, तो किसी को लगता नहीं था कि सेकंड वेव भी इस तरह है, किसको मालूम था। और कुंभ भी, जब मैंने कहा कि कुंभ साधु संत आ गए थे, सारी चीजें वहां हो गई थी तैयारियां, तो उस समय भी कोविड हल्का था, मतलब इस तेजी के साथ में नहीं था। शायद है कि खत्म हो गया, ये स्थिति परिस्थितियां बन रही थी। और जब ये विषय आया और जब धीरे धीरे करके अपना रुख लेने लग गया कोविड, तो हमने उसकी पहले से तैयारियां रखी। बल्कि मैं कहूं कि थर्ड फेज के लिए भी, वेव के लिए हमने तैयारियां अभी से कर ली है। मैंने ये विषय लिया अभी पिछले दिनों ही, और इसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं, जुट गए हैं, जो थर्ड वेव आएगा। और इसके लिए भी हमने, मैं कहता हूं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। इतना जरूर है कि जो हमने अदर और ज्यादा मंगाने की बात की, हमने कहा हमारे स्टेट में पर्याप्त मात्रा में आपका ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ आपका 6 के लगभग है। आज हर जिले में हमने आपके प्लांट तैयार कर लिए हैं ऑक्सीजन।
पहाड़ में भी हमने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर प्लांट तैयार कर लिए, तैयार है। और ये सब अब तैयार हुआ ना। भारत सरकार से भी मैंने निवेदन किया था माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकारा है और हर समय जो जो हमने मांगा भारत सरकार ने हमें उपलब्ध कराया है। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री उनसे भी जब मैंने निवेदन किया तो उन्होंने सह स्वीकार करते हुए 500 बेड का हमको डीआरडीओ की ओर से एक ऋषिकेश के अंदर हम बनाने जा रहे हैं, हल्द्वानी के अंदर 500 बेड का बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, बार बार होता है क्योंकि उत्तराखंड जो है, हरिद्वार है, अपने केदारनाथ है, सब कुछ वहां पर है, सब लोग वहां जाना चाहते हैं। कि कुंभ की वजह से सब जगह डर गए लोग कि वहां जाना बंद कर देंगे। मेरे को लगता नहीं कि कई बार कोशिश की जाती है कि पहले कई अखबारों में मैंने पढ़ा कि पहले जो मुख्यमंत्री आपसे पहले से उनको हटाया इसलिए गया कि वो चाहते नहीं थे कि इतने भव्य स्केल पर कुंभ हो जिससे बदनामी होगी। ये राजनीति इसमें आ रही है कई बार। देखिए प्रभु जी, ये तो वैसे भी विषम परिस्थिति है, आपदा है, और यहाँ तो आए दिन आपदाएं होती रहती है। एक तो ये कोविड है और दूसरा हमारे यहाँ बादल फटना है, कभी भी कुछ भी दैवीय आपदा आती है, हम उससे भी जूझ रहे हैं। मैं तो जब आया इससे भी जूझ रहा हूँ। और आप सीधी बात नहीं कर रहे है, ये परिस्थिति को देखते हुए हमने इसको रोका है। और इतना जरूर है कि पूजा पाठ वहां के पुजारी धर्मावलंबी सारे अपने राहुल जी वो पूजा पाठ करते रहे, पूजा पाठ में पूरी तरह लगातार होती रहे। लेकिन हाँ, जो यात्री हैं और वो अभी थोड़ा रुके हैं, और मेरा इतना ही है कि लोग सुरक्षित रहें, और ये मैं जरूरी समझता हूँ। नहीं, आपने सीधी बात मेरी सुनी नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री क्या इसके खिलाफ थे कि नहीं होना चाहिए कुंभ। अब मैंने तो, मुझे तो जानकारी नहीं है क्या है, मेरे ध्यान में संज्ञान में तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ तीरथ सिंह जी, अखबारों में तो मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा ना। आपसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हटा दिया गया कि संघ के लोग चाहते थे कि आप ये होना चाहिए। नहीं, ये कहीं नहीं कहा। और मैंने आपसे कहा कि जब मैं आया उससे पहले तैयारियां हो चुकी थी कुंभ की। एक बताइए, आप आए जब से देखा मैंने काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको। ये तो कोविड बढ़ गया, फिर उसके बाद आपदा पहाड़ से में टूटने लग गए, लाइटिंग नहीं होने लग गई। तो एक जो पहले भी आपदा आई थी कुछ साल पहले, उसका अभी तक मैंने सुना पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसमें भी काफी कमियां रह गई हैं। क्योंकि आपका स्टेट डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। सारे टूरिस्ट आते हैं, एक रिलीजियस टूरिस्ट आता है, दूसरा वैसे पहाड़ों के लिए आता है। उसकी वजह से वो जो पहली वाली आपदा से निपटे नहीं है, दूसरी आपदा आपके ऊपर आ रही। प्रभु जी, हम दैवीय आपदा तो आ ही रही आती है, क्योंकि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न है। तो मैदान भी है तो पहाड़ भी है, लेकिन साथ साथ में देवभूमि भी है। और शंकराचार्यों की भी यहाँ पूरी तरह व्यवस्था रही है, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे 4 धाम। तो मैं ये कहूं कि इस पे विशेष कृपा इस उत्तराखंड के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आज भी है। और ये जरूर है, आपने जो कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन, यही हमारा मेन जो कहूंगा कि अर्निंग का भी और पूरी तरह यहाँ के रोजगार से भी जुड़ा हुआ हो, और धार्मिकता से भी लेकर के, तो तीर्थाटन पर्यटन दोनों। केदारनाथ जी का हो रहा है पुनः निर्माण, जो अभी चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का। बद्रीनाथ जी के लिए भी अब प्रारंभ हो गया, उसकी डीपीआर बन गई है, उसका भी एक बड़ा स्वरूप तैयार होगा। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज यहाँ की सड़कें भी, मैं यदि कहूँ 4 धाम जो सड़क योजना उन्होंने बनाई है, चारों धामों को जोड़ने के लिए, मैदान और पहाड़ लगता नहीं सड़कों के दृष्टि से। ऐसे जहां 4 घंटे व्हीकल को जाने में लगता था, आज वहां 3 घंटा, कहीं 2.5 घंटा ऐसा लगता है। और यही नहीं तो रेल, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ट्रेन पहाड़ में चढ़ सकती है। मैं
कहता हूं कई बार कि आजाद भारत में पहली बार पहाड़ में भी ट्रेन चढ़ी है तो हमारे उत्तराखंड में चढ़ी है। वो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक अब चारों धामों को जोड़ने का भी एक प्रोजेक्ट तैयार माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें है। और मैंने कहा और 24 तक ये योजना बन जाएगी। तेजी से काम हो रहा ट्रेन का, और जिससे पूरा देश और दुनिया का पर्यटक उसका लाभ लेगा। और ऑल ओवर द रोड माननीय गडकरी जी द्वारा रोडों का भी विस्तारीकरण, ये पूरा तेजी से चार धाम का नाम लिया। चार धाम से भी सुपर स्प्रेडर हो सकता था यात्रा से, उसको कोर्ट के कहने के बाद आपने उसको बंद किया। आप उसको भी रोकने में नहीं इंटरेस्टेड है कि चलो धर्म यात्रा एक और निकलनी चाहिए, उसको भी आपने कोर्ट की जब धमकी पड़ी तब आपने बंद किया उसको। नहीं, ये मैंने पहले ही जब देखा कि कोविड तेजी से बढ़ रहा है और हमारे जो प्रवासी लोग हैं अन्य पहाड़ में भी इसकी थोड़ा सा वो हो रही है, कुल मिला मैंने पहले कहा कि पूजा पाठी होती रहे। राहुल जी वहाँ के पुजारी, वहाँ के जो भी पूजा पाठी वेद व्यासी हैं, वो पूजा पाठ चलता रहे। लेकिन बाहर से अभी यात्री न आए इस कोविड को देखते हुए, और यात्रा न हो लेकिन पूजा पाठी हो, ये हमने कहा था। नहीं मुख्यमंत्री जी, आप क्योंकि संसद सांसद हैं और चुनाव अगले साल ड्यू है, वहां पर होना है बाकी प्रदेशों के साथ, तो आप भी तो चुनाव उससे पहले लड़ना होगा। 1 साल के बाद 2 चुनाव लड़ने पड़ेंगे आपको। एक तो अभी 6 महीने में लड़ना है, कि आपके यहाँ दूसरा हाउस तो है नहीं, अपर हाउस तो है नहीं जिसमें आप नॉमिनेट हो जाएंगे। करेंगे आप चुनाव की? अब देखेंगे, अब ये समय बताएगा। अब मैं अभी इस पे कुछ कह नहीं सकता। चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना मुख्यमंत्री जी आपको। जी, मुख्यमंत्री रहने के लिए साल भर तो 6 महीने के अंदर चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा ना। नहीं, स्वाभाविक है। अब वो संविधान की जो व्यवस्था है उसके तहत तो हो गई। अभी आप 2 महीने हो गए ना लगभग आपको। जी, 2 महीने हो रहे हैं अभी। हाँ, 4 महीने रह गए, उसके अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। अभी तो कोविड चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन की काफी भर्त्सना हो रही है कि चुनाव कराना है, आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर चुनाव में जाएंगे, आज की स्थिति के अंदर आपकी पार्टी बीजेपी चुनाव लड़ेगी जब, तो क्या कहेंगे? आपने 4 साल 5 साल में क्या किया? देखिए, निश्चित समय पे जब चुनाव होगा हम तो यही कहेंगे। और जब अभी भी हमने एक उपचुनाव लड़ा है, हमारे विधायक चले गए थे शर्ट का, और इतने मार्जिन वोटों से हम जीते हैं कि शायद ही उम्मीद नहीं की हुई। तो 5000 के लगभग मार्जिन से हम लोग उपचुनाव भी जीत गए इसी कोविड के बीच में। तो लोगों ने, जनता का आज भी विश्वास है, और मोदी जी पे तो विशेष विश्वास है लोगों का, दिल से हृदय से। मोदी जी को उत्तराखंड की जनता पूरी तरह स्वीकार करती है। और मैं कहता हूं कि ये जो है, जो आपने आगे का बताया, तो निश्चित है कि इस पे हम विचार करेंगे आगे। तो आप असेंबली चुनाव भी मोदी जी के नाम से लड़ेंगे? आप असेंबली का चुनाव भी मोदी जी के नाम से लड़ेंगे दोबारा से 2022 में? देखिए, हम विकास के नाम पे, मैंने कहा ना मोदी जी ने विकास किया, तो विकास हमारे सामने है और मोदी जी, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई आसाम में, मोदी जी के नाम से जीत गए आप। वेस्ट बंगाल में थोड़ा गड़बड़ हो गई वहां पर। तो उत्तराखंड तो छोटा प्रदेश है, तो काफी काम वहां पर देखेंगे क्या होता है। आपको चुनाव जीते हैं, कहते थे आपके सामने तो चुनौतियां हैं, एक अपना चुनाव जीतना है, फिर प्रदेश का चुनाव जीतना है। आप देखेंगे क्या होता है आगे। अब हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की मुलाकात।